नमस्कार, इन टीवी इंडिया पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो चुका है सवाल इंडिया का। मेरा नाम है अंकित त्यागी। शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब से गिरफ्तार हुए हैं तो एक प्रमुख चेहरा जो आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार उनकी बातों को आगे रख रहा है वो है सुनीता केजरीवाल। उन्होंने अपने पति के लिए अब मोर्चा संभाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उन्होंने करी, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद। उन्होंने कहा कि अरविंद जी ने मुझे एक बात कही है, इसे ये जो उन्होंने कहा कथित जो शराब घोटाला है उसको लेकर ईडी ने 250 से ज्यादा रेड कर लिए हैं। वो इस कथित शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में 1 रुपया उन्हें नहीं मिला है। क्या कहा उन्होंने, आपको पहले पूरा जरा सुनवाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि इसके सुनीता केजरीवाल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की आवाज बन के अब सामने आई हैं, इसके कई राजनीतिक मायने भी हैं, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनीता केजरीवाल ने क्या कहा जरा आपको सुनवाते हैं। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई है। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में 1 पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी की यहां रेड मारी, 1 भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। उसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल के लिए ये बातें सामने रखी। पूरा उन्होंने अपने पति की आवाज़ बन के आज वो ये वक्तव्य पढ़ रही थी। मेरे सहयोगी शरद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, एक तो क्योंकि सुनीता केजरीवाल पत्नी हैं, उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इस कानून की तरफ से इजाज़त है कि वो जाके अरविंद केजरीवाल से मिलने, तो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल उनसे बातचीत करेंगे। जो बताएंगे वो बाहर आके जनता को वो ज़रूर बताएंगे। लेकिन कई तौर पर ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के भीतर के लोग, उनके समर्थक, बल्कि उनके विपक्षी दल के लोग भी इसको बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हैं। उनको सुनीता केजरीवाल में अरविंद केजरीवाल की सक्सेसर नजर आ रही है। और देखिए ये बहुत जाहिर भी है, क्योंकि अभी तक भारत की राजनीति को देखें तो ऐसा होते देखा गया है। और बहुत सारे लोग तो वेब सीरीज भी देखकर और उससे प्रभावित हैं और इसलिए चर्चा कर रहे हैं। लेकिन वेब सीरीज या फिर जो अभी तक हुआ है वो अपनी जगह पर है। लेकिन आम आदमी पार्टी में अभी की स्थिति अंकित ये है कि अभी ऐसा कुछ करने के लिए कोई चर्चा नहीं है। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी के सभी नेता वो ये देखते हैं कि सुनीता केजरीवाल जो हैं
वो उनकी अभिभावक की तरह हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल उनके लिए हैं, वैसे ही सुनीता केजरीवाल भी हैं। बल्कि अरविंद केजरीवाल से कई मायनों में बढ़ के इसलिए हैं कि अरविंद केजरीवाल से कुछ मामलों में नाराज़गी हो सकती है, असहमति हो सकती है, लेकिन सुनीता केजरीवाल से उस तरह की नाराज़गी होने का या असहमति होने का मतलब नहीं है। लेकिन बात सारी यहीं पर आ जाती है कि क्या अरविंद केजरीवाल की जो जिम्मेदारी हैं पार्टी में या फिर सरकार में, वो सुनीता केजरीवाल संभालेंगी। अभी तक ऐसी इस तरह की कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर वही बातें शुरू हो जाएंगी कि ये देखिए, ये तो परिवारवाद चल रहा है, जो अभी तक भारतीय राजनीति में होता आया है ये बिल्कुल वही हो रहा है। तो उससे आम आदमी पार्टी बचना चाहती है, और इसलिए आम आदमी पार्टी ने पूरा प्लान बनाया है कि सबसे पहले तो किसी सूरत में अगर गिरफ्तारी होती है तो इस्तीफा नहीं देना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये मानती है कि सरकार गिराने के लिए ही ये सब किया जा रहा है, तो किसी सूरत में इस्तीफा ना दिया जाए। लेकिन ये अभी की प्लानिंग है या पहले की प्लानिंग है? आगे क्या आम आदमी पार्टी अपनी इस स्टैंड पर, अरविंद केजरीवाल अपने इस स्टैंड पर रहेंगे? अगर सेंटिमेंट कुछ और होते हैं या माहौल कुछ और बनता है तो भी क्या यही स्टैंड कायम रहेगा? ये आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन अभी के लिए जरूर कह सकते हैं कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल का पक्ष जो है वो उनकी पत्नी से ज़्यादा अच्छा और कोई नहीं रख सकता है, और वही मिलने जा रही हैं। रोज़ाना का समय उनको दिया गया है, और जिन वकीलों को समय दिया गया है, बेशक वकीलों को भी समय दिया गया है, लेकिन वो वकील इस तरह के नहीं हैं जो कोई मैसेज उस तरह से कन्वे कर सकें जैसे सुनीता केजरीवाल कर सकती हैं। अपील उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह सुनीता केजरीवाल कर सकती हैं। तो इसलिए अभी आम आदमी पार्टी में इसको लेकर चर्चा नहीं है, लेकिन हाँ, चर्चा होना लाजमी है, क्योंकि राजनीति में चर्चा जो है ये सबसे ज़रूरी और आसान विषय होता है। अंकित, और इसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं देश के आईटी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर। उन्होंने इस मुद्दे पर सुनीता केजरीवाल ने जो आज बयान दिया है उस पर अपनी बात आगे रखी। बीजेपी की तरफ से उन्होंने क्या कहा, जरा आपको समझाते हैं। देखिए, हमने देखा था लालू प्रसाद यादव जी के समय जब वो चारा घोटाले में फंसे थे, तब राबड़ी जी अनाउंसमेंट करती थी, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने गद्दी संभाल ली। अब अरविंद केजरीवाल जी के समय जो नैतिकता की बातें करते थे, जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठते थे, जो कहते थे मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मेरी लड़ाई तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आज भ्रष्टाचार के दलदल में गिरी हुई, गहराई तक गिरी हुई आम आदमी पार्टी नजर आती है, जिनका सांसद, जिनका स्वास्थ्य मंत्री, जिनका उप मुख्यमंत्री, जिनका शिक्षा मंत्री, जिनके पार्षद, ये सब जेल में है, और इनका मुख्यमंत्री शराब घोटाले के किंग पिन, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये अनुराग ठाकुर जो मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उनका हमला कह रहे थे। देखिए, बिल्कुल वही बात हो रही है जैसे लालू प्रसाद यादव के समय में हुई थी जब राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। वहीं अरविंद केजरीवाल की आज जमानत अर्जी जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट में लगी हुई है। इस पर कभी भी आदेश आ सकता है। बताया जा रहा था 4 बजे तक इस पर आदेश आएगा। केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने अदालत में कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट राजनीतिक साजिश कर रही है और केजरीवाल को बिना पूछताछ के गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं थी। इस बीच सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल की तबीयत जो है वो बिगड़ रही है। उनका शुगर लेवल लगातार गड़बड़ा गया है, ऊपर नीचे हो रहा है। अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 46 तक गिर गया था, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। मुकेश और शरद मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, मैं इस पर आप पे आना चाहता हूं। आज अभिषेक मनु सिंघवी ने काफी तीखी बहस की। उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर जोरदार आरोप भी लगाए। क्या पूरा जो बहस है उसका लबोलुआब रहा और उसके बाद कब तक इसके ऊपर हाईकोर्ट का कुछ फैसला आने वाला है? देखिए, हाईकोर्ट का जो फैसला है वो अब से कुछ देर में आने वाला है। हालांकि 4 बजे फैसला आना था, लेकिन ये माना जा रहा कि अगले 10 से 15 मिनट में ये फैसला आ जाएगा। ये जो पूरी पिटीशन थी इस बात को लेकर थी कि जो ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया है वो अरेस्ट इलीगल है, और दूसरा जो ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ईडी के रिमांड पर दिया है वो भी लीगल है, और दोनों को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था। जो अरविंद केजरीवाल के लॉयर हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी तरफ से हाईकोर्ट में तमाम जो दलीलें हैं वो रखी गई। ये कहा गया कि जो अरेस्ट है वो लीगल है। ईडी ने पीएमएलए के तहत अरविंद केजरीवाल का बयान दर्ज नहीं किया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
उनको अरेस्ट के ग्राउंड नहीं बताए गए। इसके साथ में चुनाव के ठीक पहले अरेस्ट करना, उनको चुनाव प्रचार से रोकना है, इस तरह की तमाम जो दलीलें हैं वो कोर्ट में रखी गई। और ये भी कहा गया कि 2 जून को, ऐसा लगता है कि 2 जून को वो जेल से बाहर आ जाएंगे, और इस तमाम जो बातें हैं वो कोर्ट में रखी गई। और जो ईडी थी उसने कोर्ट में ये कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल को इस मामले में अगर सुनवाई करनी है कोर्ट को, तो ईडी को समय देना होगा। कम से कम ईडी को रिप्लाई फाइल करने के लिए 3 हफ्ते का वक्त देना होगा। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया कि चूंकि कल अरविंद केजरीवाल को 7 दिन की रिमांड के बाद जो ईडी है वो कोर्ट में पेश करेगी, और ऐसे में उनकी इस मामले में सुनवाई बेहद ज़रूरी है। आज ही मामला सुना जाए तो इसके बाद कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी की जो दलीलें हैं वो सुनी। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो गवाह हैं इस मामले में, 3 गवाह जो हैं उनको डरा धमकाकर गवाही दिलाई गई, और उन्हीं गवाहों की गवाही के बेसिस पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। कोई मनी ट्रेल अब तक नहीं मिला है। तो ये सारी बातें जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं उनकी तरफ से कोर्ट में रखी गई हैं। कोर्ट ने उनको पूरा सुना, और सुनने के बाद ईडी से कहा कि वो अपना पक्ष रखें। तो ईडी ने कहा कि अभी उनको अपना पक्ष रखने के लिए इस पर समय चाहिए। तो कोर्ट ने ये फैसला रिजर्व कर लिया था। अब 4 बजे का समय दिया था कोर्ट ने, लेकिन अभी तक फैसला आया नहीं है। तो हो सकता है कि अगले 10 से 15 मिनट तक या 4:30 बजे तक कोर्ट में ये फैसला आ जाए। उसके बाद देखना होगा कि क्या हाई कोर्ट अरविंद केजरीवाल को राहत देता है, या फिर उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं और उन्हें कोई हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती है। जी, बड़ा महत्वपूर्ण होगा ये फैसला अरविंद केजरीवाल के लिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है बचता है। एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। अगर पार्टी के मुखिया जेल में हो तो उसके असर किस तरीके से राजनीतिक तौर पर होते हैं, उसका एक उदाहरण सामने दिखाई पड़ रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। एक लौते लोकसभा सांसद पंजाब से जो बाइपोल में जीत कर आए थे, सुशील कुमार रिंकू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जालंधर से ये आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। सुशील कुमार रिंकू ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। झाड़ू छोड़कर अब वो बीजेपी की तरफ चले गए हैं। शरद हमारे साथ बने हुए हैं। विकास भदौरिया हमारे एडिटर नेशनल अफेयर्स भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, जब से बीजेपी ने ऐलान किया है कि पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेंगे, 13 सीटों के लिए लगता है कि ऑपोजिशन के नेताओं की लाइन लग गई है। कल बिट्टू, आज रिंकू। जी हाँ, बिल्कुल। और ये जो ज्वाइनिंग है ये बहुत बड़ा कैच है बीजेपी के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी से पहली बार कोई हो रहा है कि इतना बड़ा नेता बीजेपी की तरफ आ रहा है, बीजेपी में शामिल हो रहा है, और वो भी सांसद। और ऐसे सांसद जो कि आम आदमी पार्टी के मुद्दों को लेकर संसद से लेकर सड़क तक काफी मुखर रहा करते थे। आपको याद होगा 2 सत्र पहले जब आम आदमी पार्टी के नेता तमाम मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा कर रहे थे, सांसद हंगामा कर रहे थे, तो सुशील कुमार रिंकू को न केवल सस्पेंड किया गया था बल्कि पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। अब वही सुशील कुमार रिंकू बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जालंधर सीट से अब वो बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव भी लड़ेंगे। इस बात का भी ऐलान 1-2 दिन में हो जाएगा। तो ये एक बड़ा कैच है। और जाहिर तौर पर जो बात आपने कही कि अगर पार्टी का मुखिया जेल में हो तो उसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, उसका साइड इफेक्ट आज जाहिर तौर पर समझ में आ रहा है। बिल्कुल विकास, बहुत बहुत शुक्रिया। शरद, आम आदमी पार्टी अब से पहले कई बार ये बात कहती थी हमेशा कि देखिए हमारे जो लोग हैं वो इतनी आसानी से बिकने वाले लोग नहीं हैं या इतनी आसानी से पलटने वाले लोग नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल के अंदर जाते ही सुशील कुमार रिंकू जो उनके एकमात्र लोकसभा सांसद हैं, उनका इस तरीके से अब बीजेपी में जाना परसेप्शन के तौर पर एक बड़ा झटका जरूर होगा। बिल्कुल बड़ा झटका तो है ही ये, क्योंकि इकलौते लोकसभा सांसद हैं। और अगर कहीं और की बात होती तो समझा जा सकता था, लेकिन ये पंजाब की बात है। पंजाब जहाँ की माना जाता है कि बीजेपी का उस तरह का जनाधार नहीं है या उस तरह का माहौल नहीं है जैसा बाकी उत्तर भारत में या हिंदी पट्टी में देखा जाता है। तो वहाँ पर और सरकार होते हुए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार होते हुए एक सांसद का बीजेपी में चले जाना, जबकि उनको आगे टिकट दिया हुआ है आम आदमी पार्टी ने, ऐसा भी नहीं है कि हम ये कहें कि इनको टिकट नहीं दे रहे थे इसलिए छोड़ के जा रहे हैं। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए झटका तो है। लेकिन ये भी है कि ये चर्चा इससे पहले चल रही थी और माना जा रहा था कि पिछले हफ्ते ही ये वाली ज्वाइनिंग है, ये पिछले हफ्ते ही होने वाली थी, लेकिन किसी कारण से ये टल गई। इसके साथ में ये भी हुआ है, शीतल अंगुराल एक जालंधर वेस्ट के विधायक हैं और इनका और सुशील कुमार रिंकू दोनों की लड़ाई रहा करती थी
हैरानी वाली बात है कि ये दोनों ही बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के लिए झटका तो है ही, लेकिन कैसे बीजेपी ने ये मैनेज किया है इन दोनों को, जिनकी आपस में लड़ाई मानी जाती है, एक ही सीट के ये लोग हैं। शीतल अंगुराल ने ही सुशील कुमार रिंकू को हराया था जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे, और फिर ये आम आदमी पार्टी में आ गए थे सुशील कुमार रिंकू। तो ये कैसे किया है, ये बड़ी बात है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने के लिए 20 से 25 करोड़ रुपए ऑफर किए हैं। और इस बार आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उन्होंने नाम, नंबर और समय भी बताया है कि किस समय उनको अप्रोच किया गया है। तो ये सब अब आने वाले दिनों में खूब देखने को मिल सकता है, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। और एक अहम बात ये भी है कि साल भर भी नहीं हुआ जब सुशील कुमार रिंकू कांग्रेस में हुआ करते थे, वो आम आदमी पार्टी में आए, आज वो बीजेपी में चले गए हैं। तो जहां जिसको रास्ता ठीक लगता है वो वहां चले जाता है। अंकित, जिसको रास्ता ठीक लगता है वो चला जाता है। लेकिन इससे पॉलिटिकल पार्टीज का भी एक बात सामने आती है कि किसी के लिए भी कोई भी, जिसको हम कहते हैं कि अगर कोई सोच हो या किसी विचारधारा का खेल नहीं है, कांग्रेस से आम आदमी पार्टी और उसके बाद होते हुए बीजेपी तक उनका रास्ता सुशील कुमार रिंकू का भी हो गया। आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। गजाली, मोहम्मद गजाली मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद गजाली, बीजेपी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और कहा जा रहा था कि पार्टी के पास जनाधार इतना मजबूत नहीं है पंजाब में, तो क्या बीजेपी का सारा जनाधार अब ऑपोजिशन की पार्टी से आने वाला है? नहीं, देखिए, एक बात तो मानने वाली होगी कि बीजेपी अगर कोई कदम उठाती है या फैसला लेती है तो कुछ फीडबैक, कुछ इनपुट उनको मिले होते हैं। जिस तरह से भाजपा ने या पार्टी नेतृत्व ने यह फैसला लिया कि आप 13 की 13 सीटों पर अलग चुनाव लड़ेंगे, तो जरूर ये फीडबैक या ग्राउंड रिपोर्ट उनको मिली होगी कि इस बार पंजाब में कहीं ना कहीं राम मंदिर का मुद्दा हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व की राजनीति हो या जो हिंदी भाषी राज्यों की सियासत है उसको भी पंजाब में थोड़ी मोड़ी सुगबुगाहट मिल रही होगी। जहां तक दूसरे नेताओं को लेने की बात है, चुनाव से पहले कल जब ये 13 सीटों पर अकेले लड़ने का इन्होंने घोषणा की कि अकेले लड़ेंगे, उसके बाद से हम लोगों को ये जानकारी मिल रही थी कि अलग अलग पार्टियों से ये नेता आएंगे। कल जो है इसकी शुरुआत अपने रवनीत बिट्टू ने की, उनको देखा देखी उनके साथ अब सुशील रिंकू भी पहुंच गए और शीतल अनुग्राल भी पहुंच गए, और अभी ये सिलसिला शायद न थमे और भी बहुत नामवर नेता या जाने माने नेता जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हैं वो भाजपा में जा सकते हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भगवंत मान ने एक मीटिंग की थी यहाँ पर सभी विधायकों की, और सबको हिदायत भी दी थी, एक सजेशन भी होता है और एक तरह से ये सबके साथ शेयर भी किया था कि भाजपा आपको तोड़ने की कोशिश करेगी, तो डरना नहीं है और बिकना नहीं है और इकट्ठे रहना है। लेकिन इस पूरी मीटिंग के 2-3 दिन बाद ही जो है कारवां लगता है जैसा टूटता सा जा रहा है, क्योंकि पहले एक सांसद और साथ में एक विधायक दोनों ही भाजपा में जा चुके हैं। चलिए, अब ये मुश्किलें आम आदमी पार्टी और ऑपोजिशन के लिए दिखाई पड़ रही हैं लोकसभा चुनाव 2024 से पहले। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारा, और मोहम्मद गजाली आपका भी। आगे बढ़ने से पहले सुशील कुमार रिंकू की ज्वाइनिंग के बाद, क्योंकि कल ही आपको दिखाई पड़ रहे थे विनोद तावड़े जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने ही ज्वाइनिंग कराई थी बिट्टू की, और अब रिंकू की ज्वाइनिंग में उन्होंने क्या कहा ये भी जरा आपको सुनवा देते हैं। हमारे साथ जुड़े सुशील कुमार रिंकू जी तो जलंधर के 3 टाइम्स के म्युनिसिपल काउंसिलर भी रहे, जलंधर वेस्ट से विधायक भी रहे, आम आदमी पार्टी के एकमात्र लोकसभा सदस्य 2019 के इसमें रहे, और आज वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे। कल हमारे जाखड़ साहब ने अलायंस नहीं होगा, हम अकेले लड़ेंगे, ये घोषणा के बाद इनका आना, ये हम पार्टी के लिए एक अच्छी बात मानते हैं, पंजाब के लिए मजबूती की बात मानते हैं, और मैं उनका स्वागत करता हूं। चलिए, तो ये विनोद तावड़े साहब थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन में सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें हैं। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा जो पूर्व सांसद होती थी, उनकी भी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ रही हैं। फेमा उल्लंघन मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कल उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। दर्शन हीरानंदानी को भी कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कैश और गिफ्ट लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा जांच के घेरे में है। उनकी संसद सदस्यता पहले ही रद्द की जा चुकी है। मुकेश मेरे सहयोगी इस पर जुड़े हुए हैं, लगातार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कवर करते हैं। मुकेश, ईडी
को अगर कहा जाए तो इस वक्त देश की सबसे बिजी एजेंसी है। विपक्ष के सारे नेताओं का लेखा जोखा लगता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास ही खुला हुआ है। तो कल क्या होने वाला है महुआ मोइत्रा के साथ? देखिए, बिल्कुल ताबड़तोड़ रेड चल रही हैं अलग अलग मामलों में और जांच चल रही है। और कल जो है यानी 28 मार्च को जो ईडी है वो टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा से पूछताछ करने वाली है। हालांकि अभी साफ नहीं है कि वो पूछताछ के लिए आएंगी या नहीं आएंगी, लेकिन ईडी ने उनको फेमा के मामले में, फेमा वायलेशन के मामले में नोटिस जारी कर दिया है और उनसे कहा है कि 28 मार्च की सुबह 11 बजे जो दिल्ली में ईडी मुख्यालय है वहां पर वो पेश हों, उनसे पूछताछ होनी है। इसके अलावा कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से भी कहा गया है कि वो भी 28 मार्च की सुबह 11 बजे ईडी मुख्यालय पहुंचे और उनसे भी फेमा के मामले में पूछताछ होनी है। दरअसल उन पर एलिगेशन यही है कि जो महुआ मोइत्रा हैं उन्होंने दर्शन हीरानंदानी से काफ़ी मात्रा में जो कैश है, गिफ्ट है या ज्वेलरी है वो ली है और इसके बदले संसद में कैश लेकर संसद में करीब 65 सवाल पूछे हैं। और इन 65 सवालों में 50 सवाल ऐसे हैं जिनमें आरोप ये है कि वो प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने के लिए पूछे गए या फिर अडानी ग्रुप के कारोबारी हितों का नुकसान करने के लिए पूछे गए। इस मामले में महुआ मोइत्रा को दिसंबर 2023 में सस्पेंड कर दिया गया था, उनसे सरकारी बंगला भी छीन लिया गया था और फिर अब इस मामले में जो सीबीआई है उसने केस दर्ज किया है, उसने भी नोटिस जारी किया था महुआ मोइत्रा को, उनके यहाँ रेड भी की थी। लेकिन अब जो ईडी है वो इसी मामले में फेमा के तहत जांच कर रही है और ईडी ने जांच में पाया है कि महुआ मोइत्रा ने बड़े पैमाने पर विदेशों में पैसे खर्च किए हैं। यहाँ तक कि एक होटल में वो रही थी विदेश में जिसके एक रूम का रेंट था वो एक दिन का करीब 7 लाख रुपए था। तो ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ पैसा खर्च किया, इसको लेकर जो है फेमा वायलेशन का जो मामला है वो बनता है और उसी के तहत जो ईडी जांच कर रही है और दोनों लोगों को यानी कि महुआ मोइत्रा को और दर्शन हीरानंदानी को कल सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए ईडी मुख्यालय बुलाया गया है। चलिए मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। खबरों का सिलसिला इस वक्त एनडीटीवी पर जारी है, बन रही है हमारे साथ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को नोटिस भेजा है। सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से कंगना रनौत, जो भारतीय जनता पार्टी की मंडी लोकसभा सीट से नेता, वहां की कैंडिडेट हैं, उन पर अभद्र टिप्पणी के मामले में उन्हें यह नोटिस भेजा गया है। वहीं बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर दिया था एक आपत्तिजनक बयान, उसको लेकर भी एक बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। उनको भी उनके ऊपर भी एक्शन की मांग जो है वो की जा रही है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने दिलीप घोष को एक कारण बताओ नोटिस पहले ही जारी किया है। मारिया शकील मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। मारिया, ये जो पूरा मामला है, अब बीजेपी और कंगना रनौत ने इसको काफी बड़े पैमाने पर उठाया है, काफी अभद्र टिप्पणी की गई थी। सुप्रिया श्रीनेत ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन जरूर जारी की है, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर सख्त दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और 29 तारीख तक ये कारण बताओ नोटिस दी गई है कि ये क्यों एक्शन नहीं लिया जाए उन दोनों के खिलाफ। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगर आप पॉलिटिकल स्पेस में हैं तो कैंपेनिंग के दौरान पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कंडेम कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की जो विवादित आपने बयान दिया है, जो पर्सनल अटैक होते हैं, उसके वजह से पूरा पॉलिटिकल माहौल विशिएट होता है। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने ये पूछा है कि आपके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाए, इसका जवाब आप 29 तारीख को दें। ये सवाल दोनों कंगना रनौत का जो टिप्पणी की थी सुप्रिया श्रीनेत ने, उनको भी नोटिस दिया गया है और दिलीप घोष को दिया गया है, जो पहले भाजपा के बंगाल के प्रेसिडेंट भी थे और अभी वहां के सांसद हैं। उनसे भी सवाल पूछा जाता है कि आपके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया जाए। मारिया, और क्या दिलीप घोष के खिलाफ भी ऐसी कोई कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो दिलीप घोष और ये सुप्रिया श्रीनेत दोनों को ये नोटिसेस इशू की गई हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो दोनों बयान है, जो दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के खिलाफ कहा है और जो सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत के खिलाफ कहा है, ये जो बयान है बहुत ही बैड टेस्ट में है, कंडेमनेबल है और उससे ज्यादा कि पूरा पॉलिटिकल माहौल विशेष होगा और वो अवॉइडेबल है इस चुनाव के दौरान। इसलिए उनसे पूछा गया है कि आपके खिलाफ किया जाए
और दिलीप घोष को अगर आपको याद होगा अंकित के दिलीप पार्टी ने भी कल ही जेपी नड्डा ने एक नोटिस उनको इशू किया था और कहा था कि ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है और पार्टी उनके साथ इस बात पे कभी नहीं खड़ी होगी, क्योंकि उनको लगता है कि इस तरह की जो बातें हैं एक हाई मोरल ग्राउंड जिस पर भाजपा चुनाव लड़ना चाह रही है वो नहीं मिलेगा अगर दिलीप घोष इस तरह का बयान देंगे तो। अरे बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुंबई में एनसीपी और शरद पवार के संसदीय दल की अहम बैठक इस वक्त हो रही है। बैठक में एनसीपी के कोटे की सभी 10 सीटों पर चर्चा की जा रही है। मुंबई उत्तर पूर्व सीट पर उम्मीदवार के ऐलान के उद्धव ठाकरे के फैसले से शरद पवार काफी नाराज नजर आ रहे हैं। एनसीपी शरद पवार भिवांडी सीट पर चुनाव लड़ने के लिए भी अड़ी हुई है। आज ही शरद पवार उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकते हैं। वहीं इस बीच शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे शिवसेना ने अपने उम्मीदवारों की एक लिस्ट भी जारी की है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम जो इस बार उम्मीद लगाए बैठे थे कि गठबंधन का उनको थोड़ा लाभ होगा, चुनाव मुंबई से लड़ पाएंगे, उनकी उम्मीदों पर उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उन्होंने पानी फेर दिया है। उनकी सीट पर उन्होंने अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर दिया है। अब उसके बाद उद्धव ठाकरे के खिलाफ संजय निरुपम ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेतृत्व से अपील करता हूं कि आप दखल दीजिए, नहीं तो शिवसेना के साथ गठबंधन तोड़िए। अगर शिवसेना को लगता है कि वो अकेले दम पर लड़ लेगी तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। अशोक चव्हाण से मैं निजी तौर पर मिलने गया था। मैं शहर की तरफ से गया था उनसे मुलाकात करने के लिए, क्योंकि ये सवाल उठ रहे थे कि भाई क्या वो बीजेपी में चले जाएंगे। उसका बीजेपी में जाने से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी उन्होंने सफाई दी है। जिस तरीके से मुंबई की 6 में से 5 सीटें शिवसेना के हवाले कर दी गई, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को मुंबई में पूरी तरह से दफन करने का एक कार्यक्रम है। जब शिवसेना और कांग्रेस का अलायंस हो रहा था, सबसे पहले मैंने विरोध किया और बहुत खुल के विरोध किया था। और मैंने कहा था कि शिवसेना के साथ अलायंस करके, गठबंधन करके, युति करके आप अपने आप को खत्म कर रहे हैं। ये धीरे धीरे एक डीजेनरेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। आज 5 साल बाद बिल्कुल मुंबई में वही चीज दिख रहा है। हमने कहा था शिवसेना के साथ अलायंस नहीं होना चाहिए कांग्रेस का। आप हार गए, कोई दिक्कत नहीं, नए सिरे से मैदान में उतरिए और एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस को फिर से पूरे मुंबई में और महाराष्ट्र में खड़ा किया जा सकता है। लेकिन हमारे कुछ लोग ऐसे थे जिनको सत्ता की मलाई चाहिए थी, सत्ता को शेयर करना था, और इस वजह से वो चले गए और उसका नतीजा सामने। चलिए, मेरे सहयोगी सुनील इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, ये जो संजय निरुपम लगातार इस बात का, ठीक है कि वो विरोध भी करते आए शिवसेना के साथ गठबंधन का, पर आखिरी क्योंकि अभी तक कुछ दिन पहले मेरी जब उनसे बात हुई तो कह रहे थे कि देखिए अभी भी उम्मीद बची है। अब जो हालात हैं, कितना बड़ा झटका कांग्रेस के लिए हो सकता है अगर संजय निरुपम पार्टी छोड़ देते हैं, और क्या किस तरीके से जो महाविकास अघाड़ी है वो अपनी परेशानियों को दूर करेगी? क्या गठबंधन बना रहेगा? देखिए, कांग्रेस के लिए झटका हो सकता है या नहीं हो सकता, ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई दिनों से संजय निरुपम एक तरह से विरोध की लाइन लिए हुए हैं। अपने नेतृत्व का भी वो विरोध करते रहे हैं कई मुद्दों पर, और ख़ास करके शिवसेना यूबीटी के मुद्दों पर तो उन्होंने खुलकर बात की है, पहले भी बात की है। लेकिन किसी भी कांग्रेस के नेता ने इस दौरान उनसे संपर्क नहीं किया, ये खुद संजय निरुपम ने कहा। यानी कांग्रेस का नेतृत्व ही नहीं चाहता है कि जो उनके कार्यकर्ता हैं या नेता हैं जो नाराज़ हैं, उनकी नाराज़गी दूर की जाए, उन्हें समझने की कोशिश करें। यही लड़ाई जो है संजय निरुपम फिलहाल लड़ रहे हैं, और उनका यही कहना था कि भारत जोड़ो न्याय की यात्रा, नाम नहीं लिया सिर्फ उन्होंने राहुल गांधी का, कहा न्याय की बात की जा रही है, न्याय के लिए यात्रा की जा रही है, लेकिन जो कार्यकर्ताओं के साथ या कांग्रेस के साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये उनका कहना है। तो कांग्रेस लगता है कि मान चुकी है कि संजय निरुपम आज नहीं तो कल उनको छोड़कर जा सकते हैं, इसलिए बहुत लगता नहीं कि वो अपने आप को मान रही हो, झटका हो। लेकिन हाँ, कांग्रेस के लिए वाकई में झटका ये हो सकता है कि जो कांग्रेस एक समय कांग्रेस की तूती बोलती थी, मुरली देवड़ा जब यहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो एक दबदबा था कांग्रेस का इस पूरे मुंबई पे। लेकिन आज उसकी स्थिति हो गई है कि शिवसेना यूबीटी के साथ जो सीट बार्गेनिंग हुई उसमें सिर्फ एक सीट अभी उसके हिस्से में नज़र आती आ रही है, जैसा कि संजय निरुपम दावा कर रहे हैं। हालांकि अभी आज के दिन 4 ही सीटों का डिक्लेयर किया है, वो भी ऐसी विवादित सीट को भी डिक्लेयर कर दिया गया जो कि दक्षिण मध्य मुंबई कांग्रेस मांग रही थी, और खास करके वो मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मांगी जा रही थी। तब भी
शिवसेना ने नहीं दिया है। तो कांग्रेस एक तरह से खत्म होती जा रही है, ये हम कह सकते हैं। और एकदम से घुटने टेक दिया है सिर्फ इसलिए कि बीजेपी का विरोध करना है, साथ में लोगों को लेकर चलना है, जोड़कर चलना है, इसीलिए कांग्रेस अपने आप को सरेंडर करी, ऐसा कह रहे हैं। मैं अभी जीशान सिद्दीकी जो कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस ने हालांकि उनके पिता एनसीपी में चले गए, इसलिए उनको बाकी सब पार्टी के जो पद हैं पदों से बेदखल कर दिया, लेकिन वो अभी भी अपने आप को कांग्रेस सदस्य मानते हैं, विधायक है। वो कह रहे हैं कि एक तरह से ये आत्मघाती कदम कांग्रेस ने उठाई है। कांग्रेस को अपने ग्रास रूट नेताओं की नहीं पड़ी है, कार्यकर्ताओं की नहीं पड़ी है। कुछ लोग हैं बस जो खाली अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, वही जो है कि एक्टिव हैं या उन्हीं से पूछ हो जा रही है, बाकी किसी को कांग्रेस के नहीं है। यही आलम रहा तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी मुंबई से। कांग्रेस के लिए आने वाले समय में बड़ा संकट बन सकता है, इस तरीके की बात वो नेता कह रहे हैं जो कांग्रेस को फिलहाल या तो छोड़ चुके हैं या कांग्रेस की लीडरशिप से उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुनील बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये पूरी जो खबर है हमारे दर्शकों को दिलाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। राजनीति 2024 के चुनाव से जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। समाजवादी पार्टी में रामपुर के बाद अब मुरादाबाद सीट को लेकर भी आपस में जो संग्राम है वो शुरू हो गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी की ओर से एसटी हसन को उम्मीदवार बनाया गया था और उन्होंने पर्चा भर भी दिया था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने उनका नामांकन निरस्त कर दिया है। अब मुरादाबाद सीट से आजम खान ने अपनी ताकत दिखाई है और एसटी हसन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नहीं होंगे। आजम खान के करीबी रुचिवीरा समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी बना दिए गए हैं। इधर दिल्ली के पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम रामपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। रामपुर में समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की मांग है कि इस सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ें और अगर उनकी जगह कोई दूसरा चुनाव लड़ता है तो वो इसका विरोध करेंगे। मेरे सहयोगी वैभव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव, एक लड़ाई बीजेपी से लड़नी है, पर उससे बड़ी लड़ाई तो अपनी पार्टी के अंदर खुद ही अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, आज पूरा नामांकन का आखिरी दिन था। रामपुर में मैं मौजूद रहा और पूरा जो घटनाक्रम है वो नाटकीय रहा। सुबह 10 बजे के करीब हम नामांकन केंद्र के बाहर पहुंच गए और जो 10 बजे से 12 बजे तक करीब समाजवादी पार्टी के किसी भी प्रत्याशी का नामांकन भरने का जो उनकी जो आवक थी वो नहीं हो सकी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, 3 बजे जो डेडलाइन थी नामांकन की, उसके पहले मौलाना मोहिबुल्ला नदवी जो कि दिल्ली पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम हैं, उनको समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बताया और वो नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे। लेकिन उसके बाद ही आजम खां समर्थक माने जाने वाले आसिम राजा भी, जो कि रामपुर के भी कद्दावर नेता है, पिछला चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी पहुंचे। तो एक तरीके से जो अंतर कलह है समाजवादी पार्टी के अंदर वो सामने दिखी, पार्टी दो फाड़ दिखी। यहाँ पर रामपुर के स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि जो मौलाना मोहिबुल्ला नदवी हैं, इनको लोग जानते नहीं हैं, एक पैराशूट कैंडिडेट हैं। ऐसे में एक तरफ तो समाजवादी पार्टी आजम खान की एक तरह से बगावत का सामना कर रही है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव को रामपुर से लड़ाने के लिए कोई एक जाना पहचाना चेहरा तक नहीं मिला और उन्हें बाहर से एक कैंडिडेट लाना पड़ा। एक बहुत बड़ी मुसीबत के तौर पर आप ही जो कला है वो आप खड़ी हुई है और बीजेपी 80 में से 80 सीटों को जीतने का कम से कम दम जो है वो भर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पे। अमेरिका के बाल्टीमोर में मंगलवार को एक जहाज के टक्कर लगने से जो फ्रांसिस स्कॉट एक बड़ा पुल ढह गया था, पुल ढहने के बाद पुल की मरम्मत करने वाले 6 लोग लापता हैं, जिनके अब जिंदा बचने की उम्मीद तकरीबन खत्म हो चुकी है। हालात को देखते हुए यहां राहत का काम अब बंद कर दिया गया है। इस कंटेनर जहाज में सवार 22 जो सदस्यीय चालक दल था, सभी उसमें भारतीय नागरिक हैं। ये सभी भारतीय नागरिक फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं।